हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गौरव सिंह आपके साथ एक बार फिर से एस्ट्रोनॉमी की दूसरे पार्ट को लेकर हम आपके सामने पेश हैं। ठीक है, हमने पहली क्लास में प्रयास किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जाने। ठीक है जी, तो कल हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया था। आज जो हम प्रयास करेंगे, जैसे कल हमने आकाशगंगाओं के बारे में जाना था, निहारिकाओं के बारे में जाना था। ठीक है, और हमने कल कहा था आपको कि हम कल जानेंगे तारों के विकास के बारे में, कि तारों का जन्म कैसे होता है जी। ठीक है जी, कैसे उनकी प्रक्रिया चलती है और कैसे जब उनका रंग बदलता है तो कैसे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, तो तारों के जन्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है तारों का जन्म और विकास। ठीक है जी, तारों का जन्म, आपको पता है कि तारे जो होते हैं ब्रह्मांड में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इनका जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है। ठीक है जी, इनके निर्माण की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है जी, धूल कण है। ठीक है, ये जब धूल कण और गैसें आपस में मिलती हैं, ठीक है जी, किसके कारण मिलेंगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब धूल कण, जब धूल और ये गैसेस कण, गैस धूल कण, ठीक है जी, किसके कारण मिलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिलते हैं तो ये बादलों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बादलों का निर्माण करते हैं। और इन्हीं, जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है तो इनका संकुचन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? संकुचन। और इन्हीं के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है जी? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, तो याद रखना है, जब धूल और गैस के कण अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में मिलते हैं तो निहारिकाएं आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही निहारिका आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, किसमें बदलता है? हाइड्रोजन हीलियम। नाभिकीय संलयन में आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो किसमें बदल जाता है? हीलियम। और इसी हीलियम के कारण एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो किसका निर्माण होता है? प्रोटोस्टार का, आदि तारे का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि गैस और धूल कण गुरुत्वाकर्षण के कारण जब संगठित होते हैं तो निहारिकाएं और आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और जब इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होता है तो ये पिंड जो होते हैं, जो ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आकाशगंगाएं होती हैं, ठीक है, ये सिकुड़ती हैं और जिससे इसके सिकुड़ने से किसका निर्माण होता है? आदि तारे का निर्माण होता है। ठीक है जी, किसका निर्माण होता है? आदि तारे का। ठीक है, तो नवीन तारों का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों और धूलकण और बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जब आकाशगंगाओं के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है जी, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का उदय होता है। क्या होता है? नवीन तारों का उदय होता है। और जब ये तारों का निर्माण होता है तो इसी को क्या कहा जाता है? स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ठीक है जी, तो नवीन तारों के निर्माणों के उदय को क्या कहा जाता है? स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये जो गैसीय पिंड होते हैं ये जब ज्यादा सिकुड़ने लगते हैं, क्या होते हैं? सिकुड़ने लगते हैं, तो उसी सिकुड़ने की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? आदि तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं और इसी सिकुड़ने की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया है? आदि तारा कहा जाता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो जो परमाणु होते हैं, ठीक है जी, बादलों में परमाणु की संख्या जब अत्यधिक हो जाती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में ये परमाणु आपस में टकराने लगते हैं, तो ये जो तारे होते हैं ये पूर्ण तारे में, कंप्लीट स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? कंप्लीट स्टार में। तो गैसों के बादल में परमाणु की अत्यधिक टक्कर से आदि तारा क्या बन जाता है? पूर्ण तारे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि जब ब्रह्मांड में गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश गंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी, तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने के कारण क्या होता है? नवीन तारों का निर्माण होता है और इन्हीं नवीन तारों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं तो इसकी प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया है? आदि तारा कहा गया है। ठीक है जी, आदि तारा का फोटो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रोटोस्टार की है, आदि तारे की है। ठीक है जी, और जब इन बादलों में अत्यधिक टक्कर होने लगती है परमाणुओं की तो ये आदि तारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पूर्ण स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि जो स्टार आप दूर से देखते हैं कि कुछ तारे जो होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है जी, ब्लू कलर का अगर कोई तारा और सफेद कलर का कोई तारा दिखाई देता है, यहां पे लिखा है तारों का रंग, तापमान और उम्र लिखाई गई है। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि अगर कोई तारा आपको नीला दिख रहा है या सफेद कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने युवा अवस्था में, जिसको आदि तारा कहते हैं, क्या है? युवा अवस्था में है। ठीक है जी, अगर वो नारंगी कलर का है, ठीक है जी, तो उसको कहते हैं प्रौढ़ तारा, और अगर वो लाल अवस्था में है तो उसको कहते हैं वृद्ध तारा। ठीक है जी, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल शायद कि अगर जब आप नया नया सिलेंडर घर में लाते हैं, ठीक है जी, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो फ्लेम है, फायर फ्लेम जो है, वो जब नया होता है तो वो ब्लू कलर की जलती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि वो नया है अभी। ठीक है, युवा अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होना स्टार्ट होता है तो अंतिम चरण में अपने उसमें रेड फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। कैसी फ्लेम शुरू होती है? रेड फ्लेम शुरू हो जाती है। तो इससे आप किसी भी चीज की उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब वो युवा अवस्था में है तो वो नया है। ठीक है जी, और जब लाल अवस्था में है तो वो वृद्ध है। ठीक है जी, और ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है जी, यहां पर सरफेस टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस के आधार पर कि जब ब्लू कलर होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है? 28,000 सेल्सियस से लेकर 11,000 सेल्सियस, और जब रेड कलर का है तो मात्र 3600 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाया गया है। कितना दिखाया गया है? 3600 से लेकर 2000 डिग्री। ठीक है जी, और कहा जाता है कि जब विस्फोट होता है तारों में और मृत्यु हो जाती है तो वो किस में बदल जाते हैं? ब्लैक होल में। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये आपके एग्जाम में आया है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कलर आपके पूछ लिए गए हैं। ठीक है जी, एग्जाम में। अब चलते हैं आगे। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होता है और तारों जब परमाणुओं की अत्यधिकता टक्कर होती है तो आदि तारा किसमें बन जाता है? पूर्ण तारे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन जब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से, क्या होने से? हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होती है तो उससे उसकी जो विकिरण की जो तीव्रता है वो घट जाती है। ठीक है, विकिरण मतलब रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी, ठीक है जी, एनर्जी जो है वो घटती चली जाएगी। इंटेंसिटी बोलते हैं तीव्रता को, एनर्जी लगातार उसकी घटती रहेगी। तो तारे का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो सिलेंडर है आपका, जब वो लाल कलर का हो जाएगा तो वो गर्म करना थोड़ा कम कर देगा क्योंकि उसमें एनर्जी कम है। ठीक है जी, तो उसी को कहा जाता है रेड जॉइंट स्टार, लाल दानव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा कहा जाता है। लेकिन एक होता है जी, ये ब्लैक तो लिखा ही है, एक श्वेत वामन भी होता है। ठीक है जी, क्या होता है? श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ और काला वामन। ठीक है जी, काला वामन से पहले ही व्हाइट ड्वार्फ बनता है जिसको बोलते हैं श्वेत वामन। ठीक है जी, इसका मीनिंग ये है कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, ठीक है जी, तो ये लिमिट है कि सूर्य के द्रव्यमान को हमने एक सीमा मान लिया है। ठीक है जी, लिमिटेशंस, और इसी को कहा गया है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है जी, ये भारतीय ही मूल के वैज्ञानिक हैं, एस चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक है,
अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है जी। तो ये जो चंद्रशेखर व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के हैं, इन्होंने ही बताया था कि कोई अगर तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है तो वो लाल दानव से किस में बनेगा? श्वेत वामन में, ठीक है। लाल दानव से श्वेत वामन में और अंततः काले वामन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई तारा का द्रव्यमान इस सीमा से अधिक है, किस सीमा से? चंद्रशेखर सीमा से, ठीक है जी। ये देखिए जी, ठीक है जी, भारतीय मूल के भौतिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है जी, भौतिकविद हैं। 1983 में नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है इसी के लिए। और इनके साथ जो व्यक्ति थे डब्ल्यू एल फाउलर, ठीक है जी, डब्ल्यू एल फाउलर के साथ ही इनको नोबेल प्राइज मिला है 1983 में, ठीक है। जो सूर्य का, ये इन्होंने एक सीमा डिसाइड कर दी है कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इससे ऊपर अगर सीमा होगी, इससे अधिक अगर द्रव्यमान हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो श्वेत वामन की जो ऊपरी सीमा है वो 1.44 सौर द्रव्यमान है। कितनी है जी? 1.44 सौर द्रव्यमान, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरनोवा विस्फोट की, ठीक है जी। सुपरनोवा विस्फोट जब हम न्यूट्रॉन तारों का जन्म होता है, ठीक है जी, और यही तारे, ठीक है जी, कि अगर उसका सूर्य का द्रव्यमान से अधिक है, ठीक है जी, तो वो अधिक है तो तारों का किस तरीके से विनाश हो जाता है, ठीक है जी। तो सुपरनोवा विस्फोट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण, आपको पता ही है कि किसी पिंड का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है जी। तो जब उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है तो वो तारा जो होता है केंद्र की ओर ध्वस्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? केंद्र की ओर ध्वस्त हो जाता है। उसकी जो मध्यवर्ती परतें होती हैं वो केंद्र में ध्वस्त हो जाती हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को जब ये अंदर की ओर ध्वस्त होती है तो विस्फोट होता है, ठीक है जी। ये विस्फोट आप देख रहे हैं, ठीक है जी। इसी विस्फोट को क्या कहा गया है? सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है जी। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है, उससे अधिक कितना भी हो सकता है, और जब उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके मध्यवर्ती परतें केंद्र में ध्वस्त होती हैं तो जो भयानक विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है जी। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा विस्फोट। लेकिन जब सुपरनोवा विस्फोट से बचा हुआ अत्यधिक घनत्व वाला केंद्रीय भाग, ठीक है जी, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उससे जो पार्ट बच जाता है, क्या बच जाता है? उसके केंद्र का जो भाग बच जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है और इसी को क्या कहते हैं? पल्सर तारा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जब तारे का एंड होता है, ठीक है जी, यहां पर दिखाया गया कि सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर कोई पार्ट बच जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा है, क्योंकि इसका घनत्व अत्यधिक घनत्व होता है, क्योंकि मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी जो मध्यवर्ती परतें होती हैं वो कहां की ओर शिफ्ट हो जाती हैं? अंदर की ओर शिफ्ट हो जाती है, केंद्र में ही ध्वस्त हो जाती हैं, ठीक है जी। तो आपको इमेज भी दिखाया गया है, ठीक है जी। और जब ये न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है तो जब अत्यधिक गति से ये न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसी को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, ठीक है जी। तो याद रखना है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अत्यधिक घनत्व वाला केंद्रीय भाग बचता है उसी से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है, ठीक है जी। क्या होता है? न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। और ये न्यूट्रॉन जब अधिक गति से चक्कर लगाते हैं तो उस तारे को ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो एक अलग से नाम है, ठीक है जी, पल्सर तारा, ठीक है जी। ये आप याद रखिएगा आपके एग्जाम में। मुझे याद है कि 2023 के यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया था कि पल्सर तारा किसको कहते हैं, ठीक है जी, मैच करने के लिए आया था, याद रखिएगा, ठीक है। और हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि ब्लैक होल का निर्माण होता है अगर सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, ठीक है जी। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है जी। ब्लैक होल जो जिसको हम कृष्ण वीवर भी बोलते हैं, ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो उसकी केंद्रित हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो रही है किसी तारे की, ठीक है जी। तो जब
किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो किसी एक ही स्थान पर केंद्रित हो रहा हो या फिर उसकी मृत्यु हो रही तो वो जो व्यवस्था है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। देखो जी, ब्लैक होल जो होता है वो एक छोटे से परमाणु से लेकर विशालकाय मतलब विशालकाय पृथ्वी जैसे या फिर सूर्य जैसे या फिर उससे भी बड़े जैसे हो सकता है। ठीक है जी। तो इसके कोई आकार निर्धारित नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है, कितना होता है? 3 गुना से अधिक होता है, वो अंततः समाप्त होकर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। कितना करते हैं? ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है तो वो विघटित होकर अंततः ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही नासा ने एक इमेज जारी की थी। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये नासा द्वारा जारी की गई इमेज है। ठीक है जी, क्रेडिट टू नासा। ठीक है, उन्होंने बताया, मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लैक होल के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास से प्रकाश का भी परावर्तन नहीं हो सकता, कि प्रकाश भी अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, और वहां से किसी भी चीज का गुजरना लगभग असंभव है। ठीक है जी, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी वहां पर ठहर नहीं पाता है, और दूरबीन से भी इसको देखा नहीं जा सकता। किससे नहीं देखा जा सकता? दूरबीन से। तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये जब दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये एक्चुअल में ब्लैक होल है? ठीक है, तो कहा यह जाता है कि जब हम, क्योंकि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, और एक निश्चित स्पीड से चलता है, तो कहीं पर अगर प्रकाश का विचलन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? विचलन दिखाई देता है, तो हम मानते हैं कि वो जहां पर विचलन हो रहा है वो एक्चुअल में ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। तो इसकी पुष्टि प्रकाश के पथ के विचलन द्वारा ही की जाती है। किससे की जाती है? प्रकाश के पथ के विचलन द्वारा। तो ये आप जो मैंने आपको लिखा है सब चीजें, ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो रही हो तो क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल एक परमाणु से लेकर, छोटे परमाणु से लेकर विशालकाय आकार तक हो सकते हैं। यहां से इसको दूरबीन से नहीं देखा जा सकता और ना ही यहां से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। ठीक है, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होता है, कितना होता है? 3 गुना अधिक, तो वो अंततः विघटित होकर किस में बदल जाते हैं? ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूरबीन से देख पाना संभव नहीं है और साथ ही साथ यहां से प्रकाश का पथ का जो प्रकाश है वो भी अपना पथ विचलित कर लेता है। ठीक है जी, प्रकाश के अपने पथ का भी विचलन हो जाता है। अब बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र किसको बोलते हैं? ठीक है, ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं सारी, ये नक्षत्र की ही इमेज है। ठीक है, कहा जाता है कि जिन तारों की आकृति एक निश्चित होती है, क्या होती है? निश्चित आकृति होती है, उन्हीं तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है, एस्ट्रिज्म। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं सारे के सारे ये सभी नक्षत्र हैं। ठीक है जी, अभी तक जो इनकी संख्या बताई गई है 27 बताई गई है, लेकिन जब हम वेदों की बात करते हैं, ऋषि मुनियों की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें 28 नक्षत्र बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 28 नक्षत्र बताए गए हैं, और 28वें नक्षत्र का नाम जो है अभिजीत है। क्या नाम है? अभिजीत। तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 27 संख्या है। ठीक है जी, और मैंने आपको कुछ नक्षत्र जो हैं, कुछ नक्षत्रों के नाम, ठीक है जी, ये आपको लिख के दिए हैं, तो आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि चित्रा क्या है, हस्त क्या है, ठीक है जी, विशाखा क्या है, इन सभी के नाम कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के नाम आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तारामंडल की बात करते हैं। ठीक है जी, हमने पढ़ा कि जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह है उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। लेकिन तारामंडल है जो तारों की जो सुंदर आकृति है, क्या है? तारों की सुंदर आकृति के समूह को ही क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स द्वारा अभी तक 28 तारामंडल की खोज की गई है। कितनी की गई है? 88 तारामंडल की खोज की गई है। ठीक है जी, तो तारामंडल जो, इसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तो तारामंडल जो है
तारों की सुंदर आकृतियां जो होती हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है जी, कैंसर के आकार की, ठीक है, जिसको हम कर्क बोलते हैं। तो ये आपको पीछे जो इसकी आकृति दिख रही होगी, शायद ये इमेज में इतना शो भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो आप अपने गूगल पर जाइएगा, ठीक है, कॉन्स्टलेशन डालिएगा, कॉन्स्टलेशन की आकृति आपको इतने सारे शो हो जाएंगी। ये मैंने आपको मतलब कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि किस तरह की आकृतियां होती हैं, ठीक है, उससे आपको पता लग जाए, ठीक है। अब चलते हैं ध्रुव तारे की ओर, पोल स्टार जिसको हम बोलते हैं। पोल स्टार के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी, कि उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे चमकदार और स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ये लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है। किसका है? लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है, ठीक है। जब आप अपने उत्तर की ओर देखते हैं, उत्तर की ओर जब आप आसमान में देखते हैं, ठीक है जी, तो एक प्लॉग की आकृति आपको मिलेगी। ये आप आसमान में देखिएगा, ठीक है जी। अभी तो ठंड का मौसम है, ठीक है, कम ही चमक पाएगा। ये हल्की आकृति आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। इसी को जब आप आगे तक ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो ये जो तारा आपको दिखता है यही ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा है, ठीक है। तो ये जो हमने आपको चीजें बताई, ठीक है, यहां तक की जो क्लास है पूरी, ठीक है जी, ये आपकी सौर मंडल से पहले की क्लास है, जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड में हमने आकाशगंगा के बारे में जाना, उससे पहले हमने ब्रह्मांड की कुछ अवधारणाओं के बारे में जिक्र किया था, टोलमी, ठीक है, केपलर, कोपरनिकस, इन सभी की चीजों के बारे में, ठीक है। फिर हमने जॉर्ज लेमेत्रे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि बिग बैंग की थ्योरी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने तारों का जन्म देखा, ठीक है, तारों का जन्म, उनका विकास कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने आदि तारे के बारे में जाना, पूर्ण तारे के बारे में जाना, वामन तारे के बारे में जाना, ठीक है, ब्लैक काला वामन के बारे में जाना, ठीक है। और फिर हम पहुंचे चंद्रसेखा सीमा पर, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे के बारे में जाना, और फिर हमने नक्षत्र और उसके बाद तारामंडल और ये ध्रुव तारा सभी को देखा, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता है सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो इसके बाद की जो क्लास होगी आपकी वो होगी सौर मंडल की क्लास, जिसमें हम सूर्य और उसके 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था ब्रह्मांड के बारे में। इतना ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर जो है, ठीक है जी, इसी में से कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, सोलर सिस्टम की क्लास के साथ, ठीक है। धन्यवाद।